दोस्तों, साल 2026 के शुरू होते ही दुनिया के मानचित्र पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक देश ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को ही अगवा कर लिया। अगवा करने वाला जो देश था वो था अमेरिका और जिस देश के राष्ट्रपति को अगवा किया गया वो था वेनेजुएला। यह वेनेजुएला जैसे समृद्ध देश के बर्बादी के ताबूत में ठोका गया आखिरी कील था। 1950 के दशक में जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में हुए नुकसान से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, उस दौर में वेनेजुएला दुनिया का सबसे समृद्ध देश बना हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार इसी देश के पास है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। लेकिन कभी-कभी लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है और ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के साथ भी हुआ। एक समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही वेनेजुएला का आज का हाल ऐसा है कि यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें बेसिक मेडिकल सपोर्ट तक नहीं मिल रहा है। इन सब में वामपंथी विचारधारा और रेबड़ी पॉलिटिक्स का क्या रोल है? आखिर क्यों हुई वेनेजुएला की यह हालत और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आइए आपको बताते हैं पूरी और असली कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वेनेजुएला की तस्वीरें देखकर यह यकीन करना मुश्किल होता है कि यही देश कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। जिस देश के पास पृथ्वी का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, वहां लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं है और लाखों लोग जान जोखिम में डालकर देश छोड़ चुके हैं। यह तबाही किसी युद्ध, विदेशी कब्जे या प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है। यह एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विफलता है जिसे आधुनिक इतिहास में बिना युद्ध के सबसे बड़ा आर्थिक पतन माना जा सकता है। वेनेजुएला की कहानी यह समझने का मौका देती है कि कैसे वामपंथी विचारधारा, लोक लुभावन राजनीति और मुफ्तखोरी पर आधारित नीतियां किसी भी देश को अंदर से खोखला कर सकती है, चाहे उसके पास कितनी ही प्राकृतिक संपदा क्यों ना हो। एक समय में यहाँ के लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए प्लेन से सीधे अमेरिका के मियामी जाते थे। यही नहीं, वेनेजुएला को देश के सबसे महंगे स्कॉच विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदार में से एक माना जाता था। लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट है। तो आइए आपको बताते हैं वेनेजुएला की बर्बादी की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं 1950 के दशक से, जब वेनेजुएला की किस्मत चमक रही थी। साल 1939 से लेकर 1945 तक पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और लगभग सबकी कमर टूट चुकी थी। युद्ध अपने साथ आर्थिक नुकसान भी लाता है और इसी का खामियाजा लगभग पूरी दुनिया भुगत रहा था। 1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी कि तेल ने बदल दी थी। साल 1952 तक यह देश दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। यहाँ की राजधानी कराकस की सड़कों पर अमेरिकी और यूरोपीय शहरों जैसी चमक दिखती थी। आधुनिक इमारतें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन जीवन शैली यहाँ पर आम बात हो चुकी थी। उस दौर में वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति आय कई विकसित यूरोपीय देशों से भी ज्यादा थी। देश में यह धारणा बनने लगी थी कि तेल एक ऐसा वरदान है जो कभी खत्म नहीं होगा। यही सोच आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। इसके बाद 1960 के दशक में वेनेजुएला ने वैश्विक तेल राजनीति में अपनी ताकत दिखाई और सऊदी अरब और ईरान जैसे तेल के धनी देशों के साथ मिलकर ओपेक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अस्थायी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में तेल की कीमतों में स्थिरता लाने और सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए हुई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के तेल बाजारों को स्थिर रखना और कीमतों में उतार चढ़ाव कम करना है। फिर क्या होता है कि 1970 के दशक में जब दुनिया तेल संकट से जूझ रही थी और कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी,
थी, तब वेनेजुएला के खजाने में डॉलर की बाढ़ आ गई और यहाँ के लोग अमीरी और रईसी में दुनिया भर के कई देशों को पीछे छोड़ दिया। इस समय यहाँ के लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए सीधे मियामी उड़कर जाते थे। साथ ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदार में से एक बन गया था। इसी दौरान साल 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PDVSA बनाई। यह दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक बन चुकी थी। इसी दौर में वेनेजुएला ने एक गंभीर गलती कर दी। उसने यह मान लिया कि तेल ही उसकी तकदीर है और बाकी आर्थिक क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। खेती, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित उद्योग धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। देश आयात पर पूरी तरह से निर्भर होता गया। रुपयों की भरमार थी तो खाने से लेकर रोजमर्रा की आवश्यकताओं तक के लिए विदेशी सामान मंगाया जाने लगा। तेल की आसान कमाई ने मेहनत और सुधार की जरूरत को खत्म कर दिया। यही वह स्थिति थी जिसे अर्थशास्त्र में डच डिजीज कहा जाता है, जहां एक सेक्टर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सुई से लेकर खाने तक के लिए वे दूसरे देशों पर निर्भर हो गए और तेल के बदले सामान खरीदने लगे। दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है 1999 के बाद का दौर, जब वेनेजुएला अपने घर की राजनीति में ही बुरी तरह से फंसने वाला था। साल 1999 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के साथ ही वेनेजुएला की राजनीति और अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया। चावेज ने समाजवादी और वामपंथी मॉडल को अपनाया और खुद को गरीबों का रक्षक घोषित कर दिया। इस देश में तेल से होने वाली कमाई को उन्होंने सामाजिक योजनाओं और सब्सिडी में झोंक दिया। पेट्रोल इतना सस्ता कर दिया गया कि वह लगभग मुफ्त हो गई। बिजली और दूसरी सेवाओं पर भारी सब्सिडी दी गई। शुरुआत में इन नीतियों से गरीबी में कमी आई और चावेज बेहद लोकप्रिय हो गए। लेकिन यह लोकप्रियता टिकाऊ विकास पर नहीं बल्कि मुफ्त सुविधाओं पर आधारित थी। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ा दिया। जब तक तेल महंगा था सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। सरकारी तेल कंपनी PDVSA में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया, जिससे यहां पर भ्रष्टाचार ने अपना पैर जमा लिया। नतीजा यह हुआ कि इससे तेल उत्पादन की तकनीक खराब हो गई और देश के 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जिनमें अधिकतर डॉक्टर और इंजीनियर थे, वह देश छोड़कर चले गए। इस देश की सरकारों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन्होंने अच्छे समय में बुरे समय के लिए कोई तैयारी नहीं की। अपने तेल की कमाई को बचाने या निवेश करने के बजाय उसे तुरंत खर्च कर दिया गया। यह रेवड़ी पॉलिटिक्स थी जिसमें वर्तमान की लोकप्रियता के लिए भविष्य को गिरवी रख दिया गया था। सबसे पहले चावेज और फिर बाद में निकोलस मादुरो की सरकारों ने निजी उद्योग और बाजारों को शोषण का प्रतीक बताया। हजारों कंपनियों और लाखों हेक्टेयर जमीन का राष्ट्रीयकरण किया गया। कई बार यह सब बिना किसी मुआवजे के हुआ और इससे निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। अब आता है साल 2014 और इस साल जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अचानक गिर गई, तब वेनेजुएला आर्थिक रूप से पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। जिन देशों ने अच्छे समय में बचत की थी वे इसके झटके को झेल पाए, वहीं वेनेजुएला ने सब पैसा उड़ा दिया था और ऊपर से भारी कर्ज भी ले रखा था। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को सुधार करने चाहिए थे, लेकिन उसने इसके बजाय आसान और खतरनाक रास्ता चुना। घाटा पूरा करने के लिए वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक से नोट छपवाए जाने लगे। इससे मुद्रा की कीमत
तेजी से गिरने लगी। बिना किसी पॉलिसी के अनगिनत नोट छापने का नतीजा वेनेजुएला को हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में भुगतना पड़ा। यहाँ की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि लोगों की सैलरी और बचत बेकार हो गई। यहाँ का मध्यम वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ी कि लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों की ओर पलायन करने लगे। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण पलायन बन गया। साल 2018 के आते आते यहां महंगाई की रफ्तार 1,30,000% के पार चली गई। वहां के लोग 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए भी नोटों से भरा झोला लेकर जाने को मजबूर थे। नोट गिने नहीं जाते थे, बल्कि तराजू के एक पलड़े पर सामान और दूसरे पर नोटों की गड्डियां रखी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालकर दुनिया पर राज करता था, वह आज 2026 की शुरुआत तक बमुश्किल 8 से 11 लाख बैरल पर सिमट गया है। सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गई। पेट्रोल विदेशों से मंगाया जा रहा है। आज की तारीख में वेनेजुएला अपनी 80% जीडीपी गंवा चुका है। यानी अगर साल 2012 में देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपये की थी, तो वह आज सिर्फ 20 रुपये की बची है। इस बर्बादी का सबसे डरावना चेहरा बनकर उभरी वहां की महंगाई, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों, अब आता है साल 2019, जब अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी तेल कंपनी पर सख्त प्रतिबंध लगाए। इससे हालात और बिगड़े। जब वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को संभाले जाने की आवश्यकता थी, तब अमेरिका ने उसे और गर्त में पहुंचाने का काम किया। यानी पहले से गिरे वेनेजुएला को एक और लात अमेरिका ने मार दी। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला की हालत खराब हुई, जबकि असलियत यह है कि प्रतिबंध तब लगे जब अर्थव्यवस्था पहले ही गलत नीतियों से ढह चुकी थी। अब इस देश की स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि यहाँ के राष्ट्रपति को एक देश अगवा कर लेता है और सब कुछ नॉर्मल जैसा ही लगता है। दोस्तों, वेनेजुएला की यह कहानी बताती है कि प्राकृतिक संसाधन किसी देश को अमीर नहीं बनाते, बल्कि सही नीतियां और मजबूत संस्थाएं बनाती है। वामपंथी लोक लुभावनवाद और रेबड़ी पॉलिटिक्स अल्पकाल में लोकप्रिय हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में देश को बर्बाद कर देती है। वेनेजुएला की त्रासदी एक चेतावनी है कि अगर नीति, अनुशासन और संस्थागत संतुलन खत्म हो जाए, तो समृद्ध से समृद्ध देश भी भूखा हो सकता है। और ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के साथ भी हुआ है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।